हाय गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसा चल रहा है आप लोगों का सब कुछ? तो मैंने आपके पिछले लेक्चर के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो आपको समझ में आया था। आप लोगों ने कमेंट में बहुत ज़्यादा कंजूसी करी है, इस बार मत करिएगा। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सबको पता होता है। काइनेटिक एनर्जी भी इसकी दी हुई है। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। आपने वेवलेंथ के कई फार्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। एक फार्मूला आपने ये वाला पढ़ा होगा, यहीं से डिराइव होता है पूरा का पूरा। तो एक तो क्या है कि आप डायरेक्ट फार्मूला रखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान टू एम काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट के अंदर। टू एम का मतलब मास, काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, इसको आप सॉल्व करोगे। एक चीज का खाली ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो क्या है, -56। क्या है? -56। जब ये माइनस अंडर रूट के बाहर आ जाता है तो उसका आधा हो जाता है, और आधा क्या होगा? -28। तो यही -28 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +28 हो जाएगा। ठीक, और ये 54 है। तो आप 54 को कैसे सॉल्व करोगे? एक बात मेरी समझना, जो कैलकुलेशन बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ से हम चीज सीख सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये 49 से ज्यादा है, मतलब 7 से ज्यादा आएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर ये 64 होता तो 8 आता। तो आप देखो कि 49 के करीब, यानी 7 और 8 के बीच में आएगा। इसलिए देखो 7.3 आ रहा है, क्योंकि ये क्या है? 49 के करीब में है। तो इस तरीके से हम एक कैलकुलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन थी, आपको बस फार्मूला अप्लाई करना था। ठीक है ना बच्चों? चलो, एक चीज और ध्यान देते हैं। यहाँ पर एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि लैम्डा क्या होता है? एच अपान एम वी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लोगे, है ना ये। और वेलोसिटी जब आपकी निकल जाएगी तो आप इसी फार्मूले के अंदर पुट कर दोगे। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होते हैं। अब ये बात सबको पता होती है कि जब प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी प्लस आता है। इलेक्ट्रॉन के जाने से प्लस आता है, और इलेक्ट्रॉन के आने से माइनस आता है। चलो, जैसे एग्जांपल सोडियम। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 होंगे। प्लस प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन गया, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। के क्या होता है? 19। एक इलेक्ट्रॉन गया तो 19 माइनस में 18। Mg का एटॉमिक नंबर 12, यानी इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। +2 का मतलब ये तो होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 10 बचेगा। कैल्शियम का हो गया, इसी तरीके से सल्फर। अब यहाँ पर -2 है। भाई किसी भी एटम के ऊपर माइनस चार्ज कब आता है? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है। 16 तो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया है, +2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। और आर्गन में भी 18। अब यहाँ पर देखो Na प्लस में 12, 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg+2 में भी 10 है। तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरीके से K प्लस, कैल्शियम +2, सल्फर -2, आर्गन, इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपस में है। तो ये कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फुल डिटेल में आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अगला आपका दिया हुआ है एटॉमिक। इसमें समझ लो पीरियोडिक टेबल का भी थोड़ा सा घुसेड़ दिया है। आओ देखते हैं किस तरीके से आपको दिया। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या सिस्टम होता है? हालांकि आपको तो याद होता है बच्चों, है ना। बहुत सारे लोगों को ट्रिक भी याद होती है, SS, है ना। तो SSP, SPS, बहुत सारी ट्रिक सबकी अपनी अपनी होती है। तो लेकिन इतना तो सबको याद ही होना चाहिए क्या क्या होती है ना। ठीक, देखो हीलियम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। देखो 1 है, इसके ऊपर माइनस है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। इसका कितना होता है? सोडियम का भी आपने निकाला था, प्लस आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2, 2p6, देख लो 10 हो गया। ऑक्सीजन का भी 10 है, सेम आएगा। फ्लोरीन के अंदर भी 10 है, तो सेम आएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। पहली चीज तो ये है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए ना। ये सबको तो भाई हो याद ही। चलो, मैं इसका पीरियोडिक टेबल का भी लेक्चर जब डालूंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुल डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। What are the atomic number of element whose outermost electron are represented? outermost electron आपको सिर्फ दिया हो तो ये क्वेश्चन आप वीआईपी कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन को, हालांकि इस क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़े हो तब तक तो क्वेश्चन का भाई लेवल है। तो यानी इस क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को वीआईपी कर लो। तो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, चलो, अब देखो क्या होता है। जैसे आपको दिया हुआ 3s1, 3 का मतलब क्या होता है? पीरियड नंबर 3। तो भाई देखो 3 तो डायरेक्ट भर नहीं गया होगा, पहले 1 वाला भरा होगा, फिर 2 वाला भरा होगा, फिर 3 वाला। तो 1 वाले में सिर्फ क्या होता है? S, तो 2। 2 वाले में S और P दोनों होते हैं, तो इसलिए 8। और ये 3, तो देख लो कितना आया? 11। और 11 किसका होता है? सोडियम का। 2p3, पहले 1s2 आया होगा, 2s2 आया होगा, फिर 2p3 आया होगा, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन।
3p5 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ना, तो ये आपका आ जाएगा, देख लो। ठीक, चलो 17 इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोरीन हो गया ये आपका। चलो अब देखते हैं आगे। तो इस तरीके से ही होता है, हालांकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे तो आपका और आसानी के साथ पूरा हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगले इसी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तरीका होता है लिखने का। अब देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है, ये मान लो आपका ये नाइट्रोजन, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और S1 कितना 1, 2 1 प्लस 3। तो ये लिखने का क्या तरीका होता है, मान लो आपको बहुत बड़ा कोई कॉन्फ़िगरेशन, देखो इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, मैं इसको ना लिख कर इसके पहले वाली इनर्ट गैस लिख दूंगा कितना, ये देखो Ni, और Ni का देखो Ni का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12, 12 3 15, 15 किसका होता है फास्फोरस का। आर्गन का मतलब होता है 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 से होगा Sc। ये सारी चीजें टेंशन न लो, मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट अभी के लिए आप सॉल्व कर लो ये सारी चीजें। चलो आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ g ऑर्बिटल। अब देखो एक चीज क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं SPDF पढ़ते हैं, तो S पे L की वैल्यू 0 1 2 3 और यहाँ G आता है जिसका क्या है 4। तो अभी तक अपने पास इतने एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। 121 एलिमेंट जब आएगा, 121वां एलिमेंट जब आएगा तब जाके कहाँ शुरुआत होगी। तो अभी आप जानकारी के लिए खाली याद रख सकते हैं, हालांकि मैं आपको निकलवाऊंगा पूरा का पूरा कि जब आपका 121 Z इज इक्वल टू 121 होगा तब जाके आपका क्या शुरू होगा, जी वाला आपका शुरू होगा। तो ना, तो अभी तो इतने हुए नहीं है, तो ये आपको लेकिन पूछा गया क्या, ये कि जी कब पॉसिबल होगा, तो हम कहेंगे भाई जी आपका जो पॉसिबल होगा वो L इज इक्वल टू 4 पे पॉसिबल होगा, और L की वैल्यू कितना होती है n-1, यानी जो जी के लिए n की वैल्यू होगी एक बढ़ा दो वो 5 होगी। कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम 5 होनी चाहिए, यानी वो 5 पे आएगा 5G होगा, जिसका नाम क्या होगा 5G ना। 5G चलने भी लगा है देख लो, तो उम्मीद करेंगे। चलो आगे, एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल गिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ n-l-m-l सारी। 3d, अब देखो ये जो 3 होता है, 3 का मतलब क्या होता है पीरियड नंबर यानी n, और d का मतलब अभी आपने देखा d में क्या होता है SPD 2। तो l की वैल्यू क्या होता है, 1 घटा दो तो 2 आएगी। अब ml क्या होता है, ml जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है -l से +l की तरफ होता है। 2 का मतलब -2 -1 0 फिर +1 +2, तो ये कितना हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। क्या इसका एक फार्मूला होता है, आपने अगर पढ़ा होगा फार्मूला, ml की वैल्यू कितनी होती है अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो, 2l+1 कितनी होती है 2l+1 देखो 2 2 दूनी 4 1 5, यानी 5 आएगा, देखो -2 -1 0 3 1 4 1 5, तो ये टोटल कितने आपके आ गए 5 आ गए ना। तो इस तरीके से पूरा आपको पढ़ाया गया होगा। मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये आपको देख सकते हैं। तो 25 हो गया, आइए 26 की तरफ चलते हैं। 26 आसान है, चलो 26 27 सब आसान है, ऐसे नहीं कोई। एन एटम ऑफ एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन है 35 न्यूट्रॉन है। तो आपको बताना, देखो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, सबको पता होता है, ठीक है ना। चलो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 दिया हुआ है। पहले चीज 29, इसका मतलब उतने ही प्रोटॉन है उतने ही एटॉमिक नंबर है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एटॉमिक नंबर। तो हमें पता चल गया इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29, यानी ये कॉपर है, ये कॉपर है। अब भरते हुए चले जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब यहाँ दिक्कत थोड़ी सी है, जब आप 29 में देखोगे तो आपका आना चाहिए था 4s2, है ना। वैसे तो आपको आना क्या चाहिए था, अगर मैं साइड में लिखूं तो यहाँ पर आना क्या चाहिए 3, यानी आपको आना चाहिए था 4s2 और 3d9, ये आपको आना चाहिए था। बट ये आपका नहीं आएगा, आपका ये आएगा। ये आप रूल पढ़ोगे कि 3d10 स्टेबल होता है, तो अगर इसको 10 करना है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपको लेना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है, इसके बीच में क्या होता है एनर्जी गैप कम होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अभी तक के लिए आपको तो ये स्टार होता है, इसको आपको याद रखना होता है। हालांकि मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बने रहिए पूरा, ठीक है ना। तो देखता हूँ एक बार, 1 मिनट के लिए बस रोकते हैं। आइए देखते हैं अगला, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज। आपको फिर से इलेक्ट्रॉन बताना। देखो क्या दिया हुआ है H2+, भाई H2 का मतलब क्या, हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन है मतलब 2, लेकिन प्लस प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। H2 2 इलेक्ट्रॉन,
O2 कितना 8 होता है, तो 8 दूनी 16 और 1 प्लस चला जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो कितना ही आसान क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं इसके अंदर, है ना। लोग मसले में तसला खोजते हैं लेकिन कोई मसला नहीं है इसके अंदर, देख लो। अब खुद से अगर मसला बनाओगे तो मसला होगा, वरना कोई मसला नहीं है, आसान। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। और समझते हैं इन क्वेश्चन को। हालांकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे तो इन क्वेश्चन की कोई भी औकात नहीं रहेगी, यानी ये 0 बड़ा सन्नाटे वाले में क्वेश्चन है। चलो आप देखते हैं। पहला, एटॉमिक नंबर आपको दिया है 3, आपको बताना है एल की वैल्यू। अब समझो, एटॉमिक नंबर 3 है, क्या आपको कुछ और बोला है? नहीं। तो मैं कहूंगा भाई ये 3s भी हो सकता है, हाँ। 3p भी हो सकता है, हाँ। 3d भी हो सकता है, हाँ। लेकिन 3f पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3f, लेकिन ये 3f पॉसिबल नहीं होता है। f की शुरुआत कहाँ से होती है? 4 से होती है, ठीक है ना। चलो, ये क्यों होता है उसका भी रीजन है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलो, अब देखो l की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसके लिए p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो यानी ml निकाल लो इसके लिए। भाई देखो, 0 से 0 तो इसकी 0 ही होगी भाई, चाहे -0 लो +0। इसकी वैल्यू मैंने बताया था -1 0 +1 2 -2 -1 0। तो आपको माइनस से प्लस तक चलना है, मतलब जैसे 1 है तो -1 फिर 0 फिर +1, 2 है तो -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 +2, वैल्यू आ गई। चलो, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3D। अब इस बार आपको क्या दिया हुआ है? 3D। अब यहाँ पर समझो बात को, आपको 3D दे दिया है, यानी सेकंड वाला जो यहाँ मैंने सेकंड 3D दे दिया है। तो 3D का मतलब क्या होता है? D की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू आ गई 2, तो देख लो L की वैल्यू आ गई और M की वैल्यू पूरी आ गई। तो जब आपको सिर्फ 3 दिया था तो हम कहेंगे हम तीनों लेंगे, क्योंकि आपको बताया नहीं ना कौन सा है। तो 3 जब हमने दिया तो 3s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है। लेकिन जब क्लियरली उसने बोल दिया 3D, तो अब वैल्यू आपके सामने निकल के ये स्पेसिफिक वैल्यू आ गई। अगला, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो आओ 1 बाय 1 करके देखते हैं। भाई देखो, L की जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि जो n होगा वो L से छोटा होगा, छोटा होगा, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना, n कभी भी L के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यहां से आप देख सकते, चलो 1p 2s सब मैंने, तो 1 का मतलब n की वैल्यू 1, 2 का मतलब 2, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3। अब L की वैल्यू निकालो, तो p के लिए क्या होगा? 1 होगा, s के लिए 0, p के लिए 1, f के लिए 3। बताओ, यहाँ पर देखो पॉसिबल नहीं, n की वैल्यू L की वैल्यू सेम है, नहीं पॉसिबल। यहाँ पर भी सेम है, नहीं पॉसिबल। यहाँ कम है तो पॉसिबल, यहाँ कम है तो, इसीलिए आप देखते हो P की शुरुआत 2 से होती है, F की शुरुआत 4 से होती है, यहां से नहीं होती। तो ये आप यहां से देख सकते हो। ये अगला 29 आपको देना नोटिफिकेशन पूरा। देखो, n की वैल्यू दी हुई है, L के लिए क्या होता है? 0। आपको सबको पता है, ये बॉक्स आपको बना लेना, ये आपको ध्यान देना है, ये चीज है ना। ये कितनी बार देखो आपके सामने आ रहा है, तब भी आ रहा था, अब भी आ रहा है पूरा, ये पूरा, ठीक। चलो, ये आपको ध्यान देना है, यानी L 0 मतलब S P D F 0 से शुरू करना है। देखो, यहाँ n की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू 0 के लिए क्या है? S, तो 1s। L की वैल्यू 1 मतलब P 3p, 4 तो दिया है भाई, 4 तो डायरेक्ट उतार देंगे। L की वैल्यू 2 तो यहाँ पर D, यहाँ पे L की वैल्यू 3 तो यहाँ पर F, यहाँ पर L की वैल्यू 1 तो यहाँ पर P, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर S। मसला ही क्या है यार क्वेश्चन के अंदर? इससे टफ तो तसला भरना होता है, इतना आसान क्वेश्चन। चलो 2.30 की चलते फिर वही क्वेश्चन देखो आ गया, बार बार रिपीट कर रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। इनमें से कौन सा? पहला देखो, देख के ही बताओ, n की वैल्यू 0 L की वैल्यू 0, क्या कभी भी n और L बराबर हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू 1 L की वैल्यू 0, क्या छोटी है? हाँ पॉसिबल है। अब ml 0 हो सकता है, हाँ भाई अभी हमने देखा था 0 हो सकता है, और ये प्लस और माइनस हाफ हो सकता है, ये पॉसिबल है। फिर इसमें n की वैल्यू 1 L की वैल्यू 1, n इज टू L, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्योंकि छोटा है, पॉसिबल है। n की वैल्यू 3 L की वैल्यू 3, नॉट पॉसिबल। तो बस यही आपको करना है, कौन पॉसिबल कौन नॉट पॉसिबल, बस मसला खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बाकी क्वेश्चन बराबर। चलो आओ देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। आपको दिया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपको दिया हुआ है, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, किसके लिए? अब समझना, आपको दिया है n इज इक्वल टू 4, आपको देखो क्लियर 4, तो 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा भाई इन सब के अंदर क्या होगा, पहले इसको निकालो, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो s के अंदर एक डब्बा, और एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता। p के अंदर 3 डब्बे, तो कैसे देखो 1 3 5 7, तो आप इस तरीके से भी, हालांकि देखो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं,
जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब फिर से पूरा पूरा यहाँ 1 3 5 और ये 7, तो देख लो 1 3 5 7 ये अपना पूरा का पूरा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो दो बढ़ता चला जाता है, इसकी भी तरीका होता है निकालने का। अब बताओ कितने डब्बे टोटल हैं, 3 1 4 4 5 9 7 16, टोटल 16 डब्बे हैं और 16 डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 32 इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 में 32, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए 32। बट आपको देखो बहुत सारे लोग यही कहेंगे सर 32 तो इलेक्ट्रॉन आ गए, आंसर दे देंगे, बट आपको क्या दिया हुआ है ms इज टू -12। क्या मतलब इसका है कि एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर होगा तो एक कहाँ होगा नीचे, यानी अगर एक प्लस में होगा तो दूसरा कहाँ पर होगा माइनस के अंदर होगा, अगर एक प्लस के अंदर होगा तो दूसरा कहाँ पर होगा माइनस। एक मिनट में चेक करता हूँ क्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो एक प्लस के अंदर होगा तो एक माइनस के अंदर होगा, यानी अगर 16 प्लस होगा तो 16 माइनस, हमसे माइनस वाला पूछा गया है, 16 इलेक्ट्रॉन माइनस वाले 16 प्लस, तो आंसर क्या आएगा हमारा 16। या फिर इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका आपको दिया हुआ 2n², n की वैल्यू कितना दी हुई है 4, तो 4 गुले 4 16 दूनी 32, तो 32 टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 32 में से 16 इधर और 16 इधर, तो 16 प्लस वाले हैं और 16 माइनस वाले हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ आपका क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में देखो आपको n की वैल्यू 3 दी है, ठीक है, l की वैल्यू दे दिया, l की वैल्यू 0 का मतलब s, तो अब फिक्स कर दिया है कि ये क्या होगा 3s होगा, जिसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और सिर्फ यही आपसे पूछा गया है, और आपसे ये सब नहीं पूछा गया कि इनमें से -12 वाला कौन है, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन, तो क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, ये वीआईपी क्वेश्चन है, यानी आपको ये शो करना है, शो करना है 2πr = n लैम्डा आपको शो करना है। आओ देखते हैं, बोर ने एक चीज बताई थी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr वो कितना होता है nh/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है जिसे बोर मैग्नेटॉन, यानी nh/2π, तो यानी यहां से मैंने निकाल लिया 2πr, मुझे 2πr चाहिए था, मैंने 2πr की वैल्यू निकाल ली जो कि मेरा पहला इक्वेशन है। डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, लैम्डा = h/mv, तो मुझे इस mv की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से mv की वैल्यू निकाल ली, मुझे mv की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि मुझे लैम्डा चाहिए था। खुद सोचो मुझे क्या चाहिए लैम्डा, तो मुझे यहाँ से इसको mv को हटाना पड़ेगा तभी तो लैम्डा आएगा, तो मैंने लैम्डा इस यहाँ पर पुट कर दिया, और जैसे इक्वेशन के अंदर मैंने पुट किया तो यानी mv की जगह क्या पुट कर दिया h/लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया, तो देखो आ गया 2πr = h, और h कैंसिल हो गए आपस में और आपका n लैम्डा आ गया। कितना आसान था, बट ये क्वेश्चन आपके लेवल का है, यानी आपको स्कूल में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 33 34 की तरफ आते हैं, चलो आगे। व्हेन एन ट्रांजिशन इनटू द, आपको दिया हुआ है सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन 4 to 2, यानी आप कहाँ से आए हो 4 से आए हो 2, लेकिन किसके लिए आए हो इस बार हीलियम के लिए, इस बार समझना हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है, तो आपको पूरा फार्मूला क्या होता है, ये पूरा आपका फार्मूला होता है। तो आपका जो N1 होता है जो है ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, यहाँ पर हीलियम है तो हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, तो हमने आइए निकाल लिया। पहले क्या लिया हाइड्रोजन व ट्रांजिशन, हाइड्रोजन सेम वेवलेंथ पूछा, सबसे पहले क्या निकालेंगे हीलियम के लिए 1/λ r, 2 का स्क्वायर 4, ये आपको दिया है N1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 1/λ कितना आएगा देखो r 4r, और ये कितना आएगा 3/16, एलसीएम 16 आएगा और यहाँ पर 4 - 1 3, या तो 1/λ कितना आया 3r/4, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गई है आपके पास 4/3r। अब हम किसके लिए निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आपको पूछा गया है तो हमारे पास देखो 1/λ की वैल्यू हमने क्या रख दी 4/3r, क्वेश्चन नहीं बोला, लेकिन समझना यहाँ 1/λ है, 1/λ की वैल्यू कितनी आई 3r/4, तो हमने रखा 3r/4, कंफ्यूज मत होना, लैम्डा पूछा है कि 1/, यहाँ 1/λ है फार्मूले के अंदर 3r/4, तो r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर कितना आया 3/4, और ये तभी पॉसिबल है जब n = 2 हो और n = 1 हो, यही आपका तुक्का लगाना इसमें बनता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं कैटेगरी में कर देता हूँ वीआईपी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको तुक्का लगाना था, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना, आपको दिया नहीं है कि क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा किस वैल्यू के लिए ये 3/4 आएगा, 2 के लिए आपको आएगा देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 कितना आएगा 3/4 आएगा, तो पहले ये चीज़ आपको ध्यान देनी थी। अगला 2.34 आपको दिया है आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछी गई है, अब जो किसके लिए पूछी गई समझना, इस बार हीलियम के लिए पूछा गया है, यहाँ पर Z² फार्मूला, इसे मैंने कहा ना मैं जब लिखता था पूरा फार्मूला लिखता था, है ना, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा जहाँ फार्मूला आधा अधूरा, भाई हाइड्रोजन के लिए अगर आपको निकालना है तो वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब आपसे क्या कहा गया है आयनाइजेशन, मैंने जब भी बोला था आयनाइजेशन का मतलब ये होता है समझना, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन 1 में घूम रहा है,
आयनाइज का मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इनफाइनाइट की तरफ भेज दे रहे हो। कहाँ से? इनफाइनाइट की तरफ आप भेज दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट की एनर्जी, देखो आयनाइज का मतलब आप किसी से इनफाइनाइट की तरफ, तो एनर्जी क्या आएगा? इनफाइनाइट माइनस जो भी आपको दिया हुआ एनर्जी दी हुई, ठीक है, एनर्जी दी इनफाइनाइट माइनस जो भी आपको एनर्जी दी हुई होगी। तो मैंने कहा ठीक है, एनर्जी आपको दी हुई है। अब देखो एनर्जी आपको कहाँ से दिया हुआ है? फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एक चीज थोड़ा सा ये 1 की एनर्जी आपको है ना। चलो तो ये हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे 2 माइ, ये आपको दिया हुआ पूरा, ठीक, एनर्जी आपको दी हुई है जूल ग्राउंड स्टेट में, और ये है आपका दिया हुआ था हीलियम, तो हीलियम का मतलब 2 का स्क्वायर, इसलिए मैंने n की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, ये पूरा आपको ध्यान से देख सकते हो। पहली चीज तो ये है n इज इक्वल टू 2। और एक चीज में आपको और रुकिए, यहाँ पर क्या है? z की वैल्यू है ना, ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक है, देखता हूँ। ये आपका जो लिखा हुआ है इसको मैं फिर से लिख देता हूँ पूरा। तो ये आपका डेल्टा ई है, और ये एनर्जी इसकी हमें चाहिए थी 1 की एनर्जी, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं? ग्राउंड स्टेट से भेज रहे हैं 1 से। 1 की एनर्जी तो 2.1 स्क्वायर 1 का, ये z की वैल्यू कहाँ? हीलियम है, तो ये क्या है? z की वैल्यू दी हुई है कितना आपको? 2 दी हुई है, यानी इतनी एनर्जी आपके पास आ गई। ये माइनस और माइनस क्या हो चुका है? प्लस हो चुका है। बस आओ अगले क्वेश्चन कुछ है, एक क्वेश्चन को समझ लेना, उस पूरे क्वेश्चन की वजह से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन खाली आपको समझना है, पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है बस। चलो थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि आपको दिख जाए, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिख रहा है सही से। हाँ दिख रहा है पूरा सही से। चलिए क्वेश्चन क्या आपसे बोला है, एक क्वेश्चन को समझना इस वाले को, और एक क्वेश्चन की हेल्प से सारा समझ जाएंगे आप। आपसे बोला जा रहा है एक डायमीटर है कार्बन एटम का इतना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड, ताकि इतना हो जाए। आपसे ये कहा जा रहा है कि 20 मीटर मेरी पूरी चैन, ये मान लो मेरी पूरी की पूरी एक लंबी टेबल है 20 मीटर की, उस पे मैं कार्बन को साइड बाय साइड गोलू 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 साइड बाय साइड रख रहा हूँ, और जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो मैं कितने एटम रख सकता हूँ? अरे यार ये तो यार एकदम लल्लू पंजू वाला क्लास 1 2 3 का क्वेश्चन है। आप समझो, डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर का मतलब ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ डायमीटर है, हाँ। तो एक का फिर 2 3 4 5 ऐसे पूरा हो जाएगा। अब खुद सोचो 20 का मतलब मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम जितने भी होंगे, करोड़ों होंगे, लाख होंगे, 10 होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एटम है उनको मैं अगर डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर आना चाहिए। सिंपल बात है भाई। मान लो 10 एटम है जिसकी लंबाई 2 है, तो 10 दूना 20, तो भाई देखो टोटल एटम मैंने मान लिया 10 गुणे डायमीटर मैंने मान लिया 2, तो 10 दूनी क्या होगा 20 बस। तो हमें क्या निकालना है? टोटल एटम क्या होगा? 20 अपॉन डायमीटर, तो 20 अपॉन डायमीटर वो नंबर ऑफ एटम आ गए, बात खत्म हो गई अपनी, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है आपको? इस बार एटम दे दिया है कि इतने एटम है और आपको डायमीटर निकालना है, फिर वही टोटल एटम इंटू डायमीटर। तो सिंपल आपको कहानी, इसलिए मैं इस पे गोला बना दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं गोला बना दे रहा हूँ इस पे, ठीक है ना। तो आपको यही है, हालांकि गोला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान देना है, टोटल एटम करो और इंटू डायमीटर, और डायमीटर का ही खेल है भाई, लंबाई का ही खेल। टोटल एटम इंटू डायमीटर, जो भी आपको लेंथ दी हुई है आपकी लेंथ निकल आएगी, तो टोटल एटम इंटू डायमीटर, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर वही है, टोटल एटम इस बार आपको दिया हुआ है और डायमीटर आपसे पूछा गया है, तो बता डायमीटर कितना आएगा? 2.4 अपॉन टोटल एटम। अच्छा आपको रेडियस पूछी गई है, तो डायमीटर का आधा कर दोगे, रेडियस आ जाएगी, बात खत्म हो गई। तो मैंने कहा एक ही क्वेश्चन का आप सीख लोगे, क्वेश्चन देखो वही बस घुमा के पूछा, कभी रेडियस पूछ रहा है, कभी उल्टा पूछ रहा है। अगला अगला क्वेश्चन भी वही सेम है, 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। आपको इस बार क्या दिया हुआ? रेडियस, और रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, और डायमीटर का आधा होता है एंगस्ट्रॉम में दिया है, आपको किसमें दिया हुआ है? एंगस्ट्रॉम में, और हमको पता है एंगस्ट्रॉम क्या होता है? -10 होता है। तो इस बार क्या आया आपका रेडियस? भाई आपका रेडियस पिकोमीटर के अंदर आ गया, जो हमें पिकोमीटर के अंदर चाहिए था, तो आपका रेडियस पिकोमीटर के अंदर आया, और पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻12, तो ये आपका पिकोमीटर के अंदर आ गया। अब फिर वही कहानी, टोटल लेंथ दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ जिंक कितना होगा? लेंथ अपॉन डायमीटर, वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, लेंथ अपॉन डायमीटर 1.6 अपॉन डायमीटर। अच्छा इसको सेंटीमीटर के अंदर देना है, इस बार डायमीटर, तो डायमीटर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ध्यान, मैं बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर दिया हुआ है, तो नीचे वाले को भी आपको सेंटीमीटर के अंदर बदलना है। यही गलती बच्चों से होती है जो ध्यान नहीं देते हैं। चलो अगला, आपको दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर इतना चार्ज होता है,
तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने चार्ज में कितना होंगे। अब मैं तरीका सिखा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने चार्ज हैं, इतना चार्ज है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में है। तो एक कूलाम किसके अंदर आएगा, 1 इसके अंदर डिवाइड कर दो, तो आपको कूलाम की वैल्यू दी हुई है, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल यूनिटरी मेथड है जो मैं आपको पहले से बताता हूँ। देखो भाई, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक कूलाम के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतने कूलाम के अंदर बस उससे मल्टीप्लाई आपको करना है। अगला क्वेश्चन, मिलिकन वाला क्वेश्चन आपका है। चलो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको मिलिकन बहुत लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको निचोड़ बता रहा हूँ। ऑयल ड्रॉप आपको दिया हुआ है, किसी ऑयल ड्रॉप के अंदर इतना कूलाम चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन पे मैं समझता हूँ इतना कूलाम चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे भैया टोटल कितना दिया हुआ है, इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इतना, लो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। 10 टॉफी है इतना, तो एक टॉफी का इतना, बताओ कितनी टॉफी आएगी, वही सेम कहानी है। तो टोटल आपको चार्ज दिया हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन पे हमको चार्ज पता है, तो टोटल अपन एक इलेक्ट्रॉन का हम कर देंगे, वही क्या आएगा आपका, आ जाएगा। अगला आपको दिया रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, उसमें हैवी मेटल एटम यूज करते हैं, हालांकि जब उसको पढ़ाऊंगा तो पूरी बात बताऊंगा। तो अभी के लिए क्या आपको देखना है कि जो हैवी मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, उनके अंदर डेविएशन ज्यादा होता है, जब उससे टकराएगा तो दूर तक जाएगा, और डेविएशन जितना ज्यादा आएगा हमारा रिजल्ट उतना अच्छा आता है। लेकिन जो आपके हल्के होते हैं एल्युमिनियम, तो उससे टकराने के बाद जो है दूर तक नहीं जा पाता, डेविएट नहीं हो पाता, या एक और रीजन, और रिजल्ट सेम तो नहीं आएगा। कि जो लाइट वाले होते हैं, लाइट वाले वो लेस पॉजिटिव होते हैं, उनके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो जो अल्फा होता है, हीलियम +2, अल्फा क्या होता है सबको पता होता है, हीलियम, वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा जितना कि हैवी मेटल कर ले जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, रिजल्ट सेम तो नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा आपके 40 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। अगले पार्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन है वो होंगे, और मैं अभी शाम तक आपका एटॉमिक जो मोल कॉन्सेप्ट का बचा हुआ है वो भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो बने रहिए। इस बार बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच, चलते हैं।